नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज की हेडलाइन। WHO से बाहर होगा यूएसए, डोनाल्ड ट्रंप ने लिया फैसला, यूएसए को ठगने का लगाया आरोप। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना ने किया 1 दशक पूरा, 2015 में लॉन्च हुई थी योजना, जेंडर इम्बैलेंस को दूर करना था मकसद। और कोलंबिया में आपातकाल का ऐलान, हथियारबंद गुटों में हुआ संघर्ष, 80 लोगों की मौत का आंकड़ा आया सामने। आइए शुरू करें। डोनाल्ड ट्रंप यूएसए की सत्ता पर दूसरी बार काबिज हुए हैं और सत्ता में दाखिल होते ही ट्रंप ने ताबड़तोड़ कुछ ऐसे डिसीजंस लिए जिनके लिए वे अपने पहले कार्यकाल से ही मशहूर हैं। पहला निर्णय आया है कि यूएसए WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन से बाहर हो जाएगा। वजह दी गई है कि WHO कोविड महामारी और अन्य अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपदाओं को हैंडल करने में नाकाम रहा। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि WHO स्वतंत्र निकाय के तौर पर काम करने में असफल रहा है। इसने सदस्य देशों के राजनीतिक प्रभाव में आकर काम किया और यूएस से फंडिंग के नाम पर जो पैसे वसूले गए वो चीन की तुलना में काफी ज्यादा हैं। बकौल डोनाल्ड ट्रंप, WHO ने यूएसए को ठगा है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। हालिया निर्णय में कहा गया है कि यूएसए 1 साल के भीतर WHO से विदा ले लेगा और यूएसए द्वारा WHO को दी जाने वाली वित्तीय सहायता बंद कर दी जाएगी। वर्तमान में यूएसए WHO का सबसे बड़ा वित्तीय सहायक है, जो इसकी कुल फंडिंग का लगभग 18% योगदान देता है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का यह निर्णय कोई पहली बार नहीं है। वे अपने पहले कार्यकाल में भी WHO पर चीन के साथ मिली भगत का आरोप लगा चुके हैं। हालांकि WHO ने तब अपनी सफाई में कहा था कि कोविड के दौरान WHO चीन पर लगातार दबाव बना रहा था कि डेटा को शेयर किया जाए और बताया जाए कि वायरस किसी ह्यूमन के जानवर के कांटेक्ट में आने से या लैब टेस्टिंग के दौरान प्रोड्यूस हुआ है। उस समय के कई रिपोर्ट्स ये दावा करती हैं कि कोविड महामारी के दौरान चीन द्वारा सही समय पर डेटा जारी न करने की वजह से वायरस की समस्या ने पूरी दुनिया में तबाही मचाई। अगर चीन समय रहते ही सही सारी डिटेल्स जारी कर देता तो सिचुएशन को समय रहते डील किया जा सकता था। इस बारे में WHO की भूमिका को लेकर सवाल इसलिए उठाए जाते हैं क्योंकि WHO ने भी चीन पर दबाव बनाने में कोताही बरती और अपनी खुद की इन्वेस्टिगेशन टीम का सहारा नहीं लिया। लोग सवाल इसलिए भी उठाते हैं कि अगर चीन के बजाय कोई छोटा या कम ताकतवर देश होता तो क्या WHO ऐसे ही हाथ पर हाथ धरे बैठा रहता? शायद नहीं। तब WHO का रवैया बिल्कुल अलग होता। आपको बता दें कि 1948 में स्थापित WHO यूनाइटेड नेशंस की ही एक एजेंसी है। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। इसका मकसद दुनिया को स्वास्थ्य के मसले पर सुरक्षित रखना और वल्नरेबल सेक्शन तक सुविधाएं पहुंचाना है। WHO कई मुद्दों पर काम करता है, जैसे मानव पूंजी की देखभाल करना, मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाना, गैर संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए काम करना, छोटे द्वीपीय देशों में जलवायु परिवर्तन से निपटना, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की रोकथाम के लिए काम करना। इसके अलावा संचारी रोगों के उन्मूलन के लिए भी जिम्मेदारी है। WHO के प्रशासन के लिए 2 निकाय, 2 बॉडीज जिम्मेदार हैं, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली और एग्जीक्यूटिव बोर्ड। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली प्रमुख नीति निर्माता संस्था है। एग्जीक्यूटिव बोर्ड असेंबली के निर्णयों और नीति को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। ऑर्गेनाइजेशन का प्रमुख डायरेक्टर जनरल होता है, जिसे असेंबली के द्वारा एग्जीक्यूटिव बोर्ड के नॉमिनेशन पर नियुक्त किया जाता है। डायरेक्टर जनरल को केवल एक बार रीअपॉइंट किया जा सकता है। WHO के वर्तमान डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस हैं। ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसका नाम है ग्लोबल एस्टिमेट्स ऑन इंटरनेशनल माइग्रेंट वर्कर। ये इस रिपोर्ट का 4था एडिशन है। रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में इंटरनेशनल माइग्रेंट्स वैश्विक कार्यबल में 4.7% की हिस्सेदारी रखते थे। नंबर्स में देखें तो ये आंकड़ा 167.7 मिलियन के करीब है। इसमें एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड दोनों के आंकड़े शामिल हैं, जबकि 2013 में यह आंकड़ा 30 मिलियन के आसपास था। 2022 में इंटरनेशनल माइग्रेंट्स में से 61.3% पुरुष सदस्य रोजगार में थे। वहीं रोजगार में शामिल महिलाओं का आंकड़ा 38.7% के करीब है। 2015 से ILO ने इन आंकड़ों को कलेक्ट करना शुरू किया है। तब से महिलाओं के आंकड़ों में वृद्धि दर्ज की गई है, पर यह आंकड़ा पुरुषों के मुकाबले कम है। वैश्विक स्तर पर महिलाओं की कार्यबल में कम भागीदारी के लिए इंटरनेशनल माइग्रेंट्स में महिलाओं की कम भागीदारी भी जिम्मेदार है। वहीं रिपोर्ट के मुताबिक इंटरनेशनल माइग्रेंट्स में सबसे बड़ा समूह 25 से 54 आयु वर्ग का है। इनकी हिस्सेदारी 74.9% के करीब है।
वहीं सेक्टर वाइज इंटरनेशनल माइग्रेंट्स की अगर सबसे ज्यादा हिस्सेदारी की बात करें तो ये सर्विस सेक्टर में है। सर्विस सेक्टर में महिलाओं की भागीदारी पुरुषों के मुकाबले ज्यादा है। वहीं कृषि क्षेत्र में माइग्रेंट्स की भागीदारी 7.4% के करीब है और सबसे ज्यादा इंटरनेशनल माइग्रेंट्स उच्च आय वाले देशों में काम करते हैं। 68.4% इंटरनेशनल माइग्रेंट्स इन देशों में काम करते हैं। साल 2022 में उत्तरी, दक्षिणी और पश्चिमी यूरोप में माइग्रेंट वर्कर्स की हिस्सेदारी 23.3% थी। 2022 में अरब स्टेट्स में माइग्रेंट वर्कर्स की हिस्सेदारी 13.3% थी। आपको बता दें कि यूएन वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2024 के मुताबिक भारत दुनिया में सबसे ज्यादा संख्या में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों का ओरिजिन है। भारत के लगभग 18 मिलियन लोग माइग्रेशन करके दूसरे देशों में गए हैं। अगर आपका सपना है सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी में सफलता हासिल करना और आईएएस बनना, तो स्टडी IQ IAS हिंदी टीम आपके लिए लेकर आई है एक अनूठा अवसर, P2I बैच। ये बैच एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है जो आपकी यूपीएससी की पूरी तैयारी को सिस्टमैटिक और रिजल्ट ओरिएंटेड बनाता है। इसमें शामिल हैं 1000+ घंटे की लाइव क्लासेस जो आपको हर विषय की गहराई तक ले जाएंगी। 1-to-1 मेंटोरशिप जिससे किया जा सकेगा आपकी कमजोरियों और डाउट्स का समाधान। SIP क्रैश कोर्स जो प्रीलिम्स से लेकर मेंस तक की तैयारी के दौरान एक मील का पत्थर साबित होगा। डेली करंट अफेयर्स ताकि आप अपडेटेड रहें देश दुनिया से। इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम जो आपको न केवल आत्मविश्वास से भरपूर करेगा बल्कि साक्षात्कार के हर पहलू के लिए पूरी तरह से तैयार भी करेगा। इसके अलावा इस बैच की खासियत है इसकी फ्री रेसिडेंशियल सुविधा जो प्रीलिम्स पास करने के बाद दिल्ली में मेंस की तैयारी के लिए दी जाती है। तो देर किस बात की, जुड़िए हमारे साथ और करिए अपने सपने को साकार। ज्यादा जानकारी के लिए आप amrit@studiiq.com पर संपर्क कर सकते हैं या फिर SIQH कोड लगाकर एडमिशन ले सकते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना ने 1 दशक पूरा कर लिया है। इस योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से लॉन्च किया था। इस योजना को बढ़ते जेंडर इम्बैलेंस और घटते चाइल्ड सेक्स रेशियो के चलते लॉन्च किया गया था। ये योजना एक पॉलिसी से राष्ट्रीय आंदोलन में तब्दील हो गई। योजना के इस माइलस्टोन को सेलिब्रेट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट द्वारा कई इवेंट आयोजित किए जाएंगे जो कि 22 जनवरी 2025 से शुरू होकर 8 मार्च 2025 तक जारी रहेंगे। 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया जाता है। योजना ने एक ऐसे वक्त में दशक पूरा किया है जब भारत ने 2047 तक विकसित भारत बनाने का लक्ष्य रखा है और दुनिया भर में महिलाओं का विकास अवधारणा का शिफ्ट महिलाओं द्वारा विकास की तरफ हो रहा है। इस कॉन्सेप्ट को भारत ने अपनी G20 की अध्यक्षता के दौरान उठाया था। योजना ने लैंगिक भेदभाव को दूर करने के लिए और बालिकाओं के महत्व को समझने और उनके अधिकारों तथा अवसरों को सुनिश्चित करने की दिशा में सांस्कृतिक बदलाव को बढ़ावा देने के लिए सरकारी एजेंसियों, सिविल सोसाइटीज, मीडिया और जनता को संगठित किया है। योजना के प्रमुख अचीवमेंट्स की बात करें तो जन्म के समय राष्ट्रीय लिंगानुपात में 2014-15 में 918 से 2023-24 में 930 तक सुधार दर्ज किया गया। माध्यमिक स्तर पर लड़कियों के ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो में 2014-15 में 75.51% से 2023-24 में 78% तक वृद्धि दर्ज की गई। वहीं संस्थागत प्रसव में 61% से 97.3% तक वृद्धि हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कार्यकाल के पहले दिन कई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर साइन किए। इनमें से सबसे प्रमुख आदेश था उन बच्चों के लिए बर्थ राइट सिटीजनशिप खत्म कर देना जिनके माता पिता के पास लीगल स्टेटस नहीं है। ट्रंप द्वारा आदेश पर हस्ताक्षर करने के कुछ ही घंटों के भीतर अमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनियन सहित अप्रवासी और नागरिक अधिकार एडवोकेट्स ने उन पर मुकदमा दायर कर दिया। इसके बाद से ही बर्थ राइट सिटीजनशिप को खबरों में जगह दी जा रही है। देखिए, सरल शब्दों में बर्थ राइट सिटीजनशिप एक कानूनी सिद्धांत है जिसके तहत जन्म के समय व्यक्ति को खुद ही नागरिकता प्रदान कर दी जाती है। वर्तमान में यूएसए में जन्म सिद्ध नागरिकता के 2 रूप हैं, वंश आधारित नागरिकता और जन्म स्थान आधारित नागरिकता। वंश आधारित नागरिकता को जूस सैंग्विनिस कहा जाता है। इसका मतलब है रक्त का अधिकार। इस सिद्धांत में नागरिकता जन्म के स्थान से नहीं बल्कि माता पिता की नागरिकता पर निर्भर करती है। अगर किसी व्यक्ति के माता पिता किसी देश के नागरिक हैं तो उसे उस देश की नागरिकता मिलती है चाहे उसका जन्म कहीं भी हुआ हो। यह सिद्धांत अमेरिकी नागरिकों के विदेश में जन्मे बच्चों को नागरिकता प्रदान करता है। ये कुछ मामलों में सीमित है। वहीं जन्म स्थान आधारित नागरिकता को जूस सोलाई कहा जाता है। ये एक लैटिन शब्द है। इसका अर्थ होता है भूमि का अधिकार। इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी व्यक्ति को उस देश की नागरिकता मिल जाती है जहां उसका जन्म हुआ है। इसे जन्म स्थान के आधार पर नागरिकता देना भी कहते हैं।
इसके आधार पर अगर कोई बच्चा यूएसए में जन्म लेता है तो उसे ऑटोमेटिकली अमेरिकन नागरिकता मिल जाती है, चाहे उसके माता पिता किसी भी देश के हों। यूएसए के संविधान का 14वां संशोधन जन्म सिद्ध नागरिकता की गारंटी देता है। इसमें कहा गया है कि यूएसए में जन्मे या प्राकृतिक रूप से बसे सभी व्यक्ति और उसके अधिकार क्षेत्र के अधीन यूएसए और उस राज्य के नागरिक हैं जहां वे रहते हैं। इस संशोधन को 1868 में सिविल वॉर के बाद लाया गया था। इसका मूल मकसद ये सुनिश्चित करना था कि पूर्व में स्लेव रहे लोगों के यूएसए में जन्मे बच्चों को अमेरिकन नागरिकता मिले। डोनाल्ड ट्रंप के हालिया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में कहा गया है कि 14वें संशोधन की व्याख्या कभी भी यूएसए में जन्मे सभी लोगों को यूनिवर्सल सिटीजनशिप प्रदान करने के लिए नहीं की गई है। कार्यकारी आदेश में कहा गया है कि 14वें संशोधन ने हमेशा उन व्यक्तियों को जन्मसिद्ध नागरिकता से बाहर रखा जो यूएसए में पैदा हुए थे लेकिन उसके अधिकार क्षेत्र के अधीन नहीं थे। ट्रंप के आदेश के मुताबिक जो लोग इसके संविधान के अधिकार क्षेत्र के अधीन नहीं हैं वे 2 कैटेगरीज में आते हैं। पहला, जब किसी व्यक्ति की मां संयुक्त राज्य अमेरिका में अवैध रूप से मौजूद थी और पिता उस व्यक्ति के जन्म के समय यूएसए के नागरिक या वैध स्थायी निवासी नहीं थे। दूसरी कैटेगरी, जब बच्चे के जन्म के समय यूएसए में मां की उपस्थिति वैध थी लेकिन अस्थायी थी। मान लीजिए मां स्टूडेंट वीजा पर यूएसए में हो। हालांकि अभी यह एक आदेश भर है, इसे लागू करने के लिए यूएसए के संविधान में भी संशोधन करना होगा। इसके लिए यूएसए के दोनों हाउसेज में 2/3 वोट से इसे पारित करना होगा और 3/4 राज्यों के भी अनुमोदन की जरूरत होगी। आइए देखते हैं आज का टर्म ऑफ द डे। आज का टर्म ऑफ द डे है कोविनेट। कोविनेट का फुल फॉर्म है द WHO कोरोना वायरस नेटवर्क। इसे WHO द्वारा मार्च 2024 में लॉन्च किया गया। मकसद है SARS-CoV-2, MERS-CoV और ऐसे ही कोरोना वायरसेस की निगरानी के लिए एक वैश्विक नेटवर्क के जरिए निगरानी रखना और इसके खिलाफ प्रतिक्रिया क्षमता विकसित करना। ये वैश्विक स्तर की कई लैब्स का एक नेटवर्क है जो मानव, पशु और पर्यावरणीय कोरोना विषाणुओं की निगरानी में विशेषज्ञता रखता है। इसमें भारत की भी 3 लैब्स शामिल हैं। भारत की तरफ से इसमें THSTI ट्रांसनेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, ICMR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी NIV पुणे और CSIR नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट नागपुर शामिल हैं। आइए देखते हैं आज के रैपिड न्यूज में क्या है खास। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा आज अपना स्थापना दिवस मना रहे हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा की जनता को बधाई दी और देश के विकास में उनके योगदान की सराहना की। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा को पूर्ण राज्य का दर्जा 21 जनवरी 1972 को हासिल हुआ था। इन्हें त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय राज्य पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के तहत पूर्ण राज्य बनाया गया। इसके पहले अक्टूबर 1949 में त्रिपुरा और मणिपुर रियासतों को भारत में मिलाकर इन्हें केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था, जबकि असम के भीतर असम पुनर्गठन मेघालय अधिनियम 1969 के माध्यम से मेघालय को एक स्वायत्त राज्य बनाया गया था। ये तीनों ही राज्य देश के पूर्वोत्तर में स्थित हैं और अपनी जीवंत संस्कृति के साथ साथ प्राकृतिक सुंदरता के लिए भी जाने जाते हैं। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में PM जन मन पर जिलाधिकारियों का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया। सम्मेलन का मकसद है सुधार की संभावना वाले जिलों में बेस्ट पहलों को लागू करना, ग्रोथ को आसान बनाना और मिशन के उद्देश्यों को तेजी से पूरा करना। सम्मेलन में 6 प्रमुख क्षेत्रों पर फोकस किया गया है। इनमें ग्रामीण विकास के तहत आवास और सड़क, छात्रावास, पेयजल, आंगनवाड़ियों और बहुउद्देशीय केंद्रों का संचालन शामिल है। सम्मेलन में 18 राज्यों से कुल 88 जिलों ने हिस्सा लिया। आपको बता दें कि PM जन मन का पूरा नाम प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान है। यह एक सरकारी योजना है जिसका मकसद जनजातीय समुदायों को मुख्य धारा में लाना है। उधर खबर आई है कि कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने आपातकाल का ऐलान कर दिया है। दरअसल कोलंबिया में 2 हथियारबंद गुटों के बीच संघर्ष में 80 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और करीब 18,000 से ज्यादा लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। ये संघर्ष कोलंबिया के पूर्वोत्तर में वेनेजुएला की सीमा के पास काटाटुम्बो क्षेत्र में हुआ है। भूमध्य रेखा पर स्थित कोलंबिया दक्षिण अमेरिका के उत्तर पश्चिमी हिस्से में है। इसके एक तरफ प्रशांत महासागर और दूसरी तरफ कैरेबियन सागर है। यह कुल 5 देशों ब्राजील, इक्वाडोर, पेरू, वेनेजुएला और पनामा के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है। कोलंबिया में तकरीबन 1 दशक से शांति बनी हुई है, मगर देश के कुछ हिस्सों पर अभी भी वामपंथी और दक्षिणपंथी गुटों तथा ड्रग माफियाओं का कंट्रोल है। इन्हीं जगहों पर हिंसा की घटनाएं देखी जाती हैं।
वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज ब्रुसेल्स में बेल्जियम के विदेश व्यापार मंत्री बर्नार्ड क्विंटिन के साथ द्विपक्षीय बैठक की। बैठक का मकसद विदेशी व्यापार पर बेल्जियम की महत्वपूर्ण निर्भरता और भारत की गतिशील और बढ़ती अर्थव्यवस्था से पारस्परिक लाभ उठाना है। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने भारत यूरोपियन संघ मुक्त व्यापार समझौते की प्रगति पर चर्चा की। साथ ही दोनों पक्षों ने वार्ता को स्ट्रीमलाइन करने और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए व्यापारिक मुद्दों पर जोर देने की बात कही। आपको बता दें कि 2023-24 में भारत और बेल्जियम के बीच 15 अरब डॉलर से ज्यादा मूल्य के व्यापार होने का अनुमान है। वहीं बेल्जियम से भारत में लगभग 4 अरब डॉलर तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश होने का अनुमान है। भारत सरकार ने संगठनों के लिए एंटिटी लॉकर टूल पेश किया है। इसका इस्तेमाल भारत में रजिस्टर्ड किसी भी संगठन या बिजनेस यूनिट द्वारा किया जा सकता है। एंटिटी लॉकर एक सुरक्षित क्लाउड आधारित प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म के जरिए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, टैक्स रिटर्न और प्रोविडेंट फंड से जुड़े दस्तावेजों को मैनेज किया जा सकता है। इसके तहत 10 GB एनक्रिप्टेड क्लाउड स्टोरेज दिया गया है। इसे भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्रभाग ने विकसित किया है। इसे गवर्नमेंट टू बिजनेस यानी G2B डोमेन के लिए डेवलप किया गया है। आइए देखते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित सवाल। पहला सवाल है, कोलंबिया निम्नलिखित में से किस देश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? ब्राजील, इक्वाडोर, पेरू या फिर चिली? अगला प्रश्न, ग्लोबल एस्टिमेट्स ऑन इंटरनेशनल माइग्रेंट वर्कर रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा जारी की गई? ILO, WHO, ADB या फिर NDB? आइए देखें पिछले बुलेटिन में आपसे कौन से सवाल पूछे गए थे, उनके सही जवाब क्या है। पहला सवाल था, खो खो विश्व कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता? भारत, नेपाल, चीन या फिर पाकिस्तान? सही जवाब है भारत यानी विकल्प ए। अगला प्रश्न था, भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के दौरान रेड शर्ट्स के नाम से पहचाने जाने वाले खुदाई खिदमतगारों ने आह्वान किया। उत्तर पश्चिम के पख्तून जनजातीय क्षेत्रों को अफगानिस्तान के साथ मिलाकर एक करने का, उपनिवेशीय शासकों को आतंकित करने और उन्हें हटा देने के लिए आतंकवादी युक्तियों और तरीकों को अपनाने का, राजनीतिक और सामाजिक सुधार के लिए साम्यवादी क्रांतिवादी विचारधारा को अपनाने का, या फिर पठान क्षेत्रीय राष्ट्रवादी एकता का उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष का आह्वान? सही जवाब है विकल्प डी यानी पठान क्षेत्रीय राष्ट्रवादी एकता का उपनिवेशवाद के खिलाफ संघर्ष का आह्वान। तो आज के इस बुलेटिन में इतना ही। कल रात 9 बजे फिर से मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना, ठीक से पढ़ाई कीजिए। नमस्कार।